नमस्कार विद्यार्थियों। महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ऋतुकाल के भेद या ऋतुकाल में 3 प्रकार के कवि पाए गए, ऋतिबद्ध, ऋतिसिद्ध और ऋतिमुक्त। उनके बारे में हमने सामान्य जानकारी की और ऋतुकाल को विचारकों के अनुसार अलग अलग नामकरण दिए गए। हम उसकी एक बार दोहरान कर लेते हैं। ऋतुकाल की जो समय सीमा है वो है 1650 से 1850 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसकी समय सीमा मानी है संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतुकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल का नामकरण प्रेम काव्य किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ऋतुकाल का नामकरण श्रृंगार काल नाम से किया है एवं मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा है। सर्वप्रथम हम जान लें ऋतु का महत्व। ऋतु का अर्थ होता है परंपरा, चलन या ढंग। इस काल में कवियों ने काव्यांगों का परिचय देकर अपना पांडित्य प्रदर्शित किया और इस काल के सामान्यतः सभी कवियों ने अपने काव्य में ऋतु को महत्व प्रदान किया। वह लक्षण ग्रंथों की अलग से एक पुस्तक की रचना की और काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किया। जिन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किया, वह लक्षण ग्रंथों की रचना की, वे ऋतुबद्ध कवि कहलाए। वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, लेकिन उनके काव्य में काव्य शास्त्र के सभी नियमों का अनुसरण किया गया, वे कवि सिद्ध कवि कहलाए, ऋतु सिद्ध कवि कहलाए। अन्य भेद है ऋतुकाल का ऋतिमुक्त कवि। वे कवि जो किसी परंपरा में न बंधे, काव्य शास्त्र के नियमों का पालन नहीं किया एवं मुक्त छंदों में अपनी रचनाएं लिखी, वे कवि मुक्तक कवि कहलाए या ऋतिमुक्त कवि कहलाए। हम बात करेंगे ऋतुकाल के प्रमुख विशेषताओं के बारे में, तो आइए चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जो इसकी विशेषता है, लक्षण ग्रंथों की रचना। लक्षण ग्रंथों की रचना। इस काल में कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना करके अपना पांडित्य प्रदर्शित किया, पांडित्य का प्रदर्शन किया, आचार्यत्व को सिद्ध किया। उन्होंने अपने काव्य रचना के अलावा उन्होंने अलग से एक पुस्तक लिखी जिन्हें हम लक्षण ग्रंथ कह सकते हैं। जिस प्रकार से केशवदास ने रसिक प्रिया व कवि प्रिया नामक 2 ग्रंथ लक्षण ग्रंथ लिखे, जिसमें छंद व अलंकारों के लक्षण व उदाहरण देखने को मिलते हैं। पद्माकर कवि ने भी
पद्माभरण व जगत विनोद नामक लक्षण ग्रंथों की रचना की। कवि भूषण ने भी शिवा भूषण हजारा व सेवा भूषण आदि नामक रचना की। भूषण ने शिवराज भूषण नामक एक लक्षण ग्रंथ की रचना की और देव कवि ने भी शब्द रसायन नामक एक लक्षण ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस काल में कवियों की जो प्रमुख विशेषता है वो है लक्षण ग्रंथों की रचना, और इस लक्षण ग्रंथों की रचना करने के आधार पर ही इस काल का नामकरण रीतिकाल किया गया, क्योंकि लक्षण ग्रंथों में काव्य शास्त्र के विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन, उनके लक्षण व उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है आश्रितों का गुणगान। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल में जो कवि थे वो राजाओं के आश्रय में रहकर अपना जीवन यापन करते थे, और राजाओं पर आश्रित रहने की वजह से उनके काव्य में चाटुकारिता, अपने राजा की प्रशंसा अधिक थी। उन्होंने निजी अनुभव को कम महत्व देकर राजा के सुख व उसकी प्रसन्नता के खातिर अपना काव्य रचते थे, और उन्हें प्रसन्न रखने के लिए वे मुक्तक काव्यों की रचना भी किया करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिकाल के अधिकांश कवि राजाओं के आश्रय में रहकर उन पर आश्रित थे, और अपने राजाओं पर आश्रित रहने की वजह से वे अपने आश्रितों का अपने काव्य में निरंतर गुणगान किया करते थे। अगला जो पॉइंट है वो है श्रृंगार वर्णन। रीतिकाल में श्रृंगार वर्णन को अधिक महत्व दिया है। रीतिकाल के कवियों ने नायिकाओं के नक्शिक वर्णन किए हैं, जिसमें उनकी आकर्षक छवि व उनकी उत्तेजक भाव भंगिमाओं का वर्णन भी मिलता है। राजाओं को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण की लीलाओं का आधार लेकर उन्होंने श्रृंगार वर्णन किया, और उसमें नायिका के एक पक्ष को ही, सुंदरता को ही महत्व दिया, और इसकी वजह से और उस वक्त जनमानस व राजाओं की रुचि को देखते हुए कवियों ने भी श्रृंगार को अधिक महत्व दिया, और रीतिकाल में श्रृंगार रस पर आधारित रचनाएं अधिकांशतः प्राप्त होती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है वीर व भक्ति काव्य। रीतिकाल के कवियों ने अपने काव्य में वीर रस को भी महत्व दिया है, जिनमें कविराज भूषण का नाम लिया जा सकता है, जो एकमात्र रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं। उनके काव्य में वीर रस के उदाहरण हमें प्राप्त वर्णन मिलते हैं, और जब राजाओं के आश्रय से वंचित हो जाने के बाद जो कवि
हताश हो जाते थे, वे कवि ईश्वर को आधार बनाकर अपनी रचनाएं लिखते थे। बिहारी के दोहों में भी भक्ति भावना के दोहे मिलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में वीर व भक्ति काव्य को भी महत्व दिया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है नारी विषयक दृष्टिकोण। नारी विषयक दृष्टिकोण। रीतिकाल में राजाओं की रुचि को देखते हुए व जनमानस की रुचि को देखते हुए रीतिकाल के कवियों ने नारी के आकर्षक और उत्तेजक दृश्य अपने काव्य में वर्णन किया है और राजाओं की मांग के अनुसार, क्योंकि उस वक्त के जो राजा थे भोग विलास में डूबे हुए रहते थे, सामंत आदि भी भोग विलास में डूबे हुए थे, उनकी प्रवृत्ति के हिसाब से ही उस काल के कवियों ने नारी के सुंदर चित्र अंकित किए हैं और राजाओं को प्रसन्न करने के लिए अपने काव्य में नारी के आकर्षक और उत्तेजक चित्र उपस्थित किए हैं। और उन कवियों का, रीतिकालीन कवियों का नारी के अन्य रूप माँ, बहन आदि रूपों की ओर ध्यान ही नहीं गया, बस वे उन नारियों को भोग विलास की वस्तु मानकर अपने काव्य में उनको स्थान दिया। इस प्रकार रीतिकालीन कवियों का जो नारी विषयक दृष्टिकोण था वो था उनको भोग विलास की वस्तु समझना। अगला जो पॉइंट है वो है प्रकृति वर्णन। रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति को भी महत्व दिया है। अपने काव्य में जहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है वहाँ प्रकृति का वर्णन भी मिलता है। और रीतिकालीन एकमात्र प्रकृति कवि सेनापति ने तो अपने काव्य में प्रकृति को अधिक महत्व दिया है, श्लेष अलंकार का वर्णन आकर्षक ढंग से किया है। उन्होंने वर्षा व ग्रीष्म ऋतु को श्लेष में एक साथ वर्णन किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन भी बहुत आकर्षक ढंग से किया है। अगला है अलंकारिकता या अलंकार योजना। रीतिकालीन कवियों ने अलंकार को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है और किसी काव्य को सुसज्जित करने के लिए, अलंकार से युक्त करने के लिए उन कवियों ने अलंकारों का सहारा लिया। और कवि केशवदास तो अलंकार से विहीन कविता को कविता नहीं मानते। जिस प्रकार से एक आकर्षक व सुंदर महिला आभूषणों से सुंदर दिखाई नहीं देती, आभूषणों के बिना सुंदर दिखाई नहीं देती, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, उसी प्रकार से कविता कितनी अच्छी क्यों ना हो लेकिन अलंकारों के बिना वो अच्छी नहीं लगती। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा है कि भूषण बिना न सोई कविता बनिता मिथ। कविता और स्त्री अलंकारों के बिना शोभा नहीं देती, सुंदर दिखाई नहीं देती। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रीतिकाल के कवियों ने अलंकार को अत्यधिक महत्व दिया है।
अगला जो पॉइंट है वो है ब्रज भाषा का प्रयोग। रीतिकालीन कवियों ने कृष्ण भक्त काव्य धारा से जो परंपरा चली आ रही थी ब्रज भाषा की, वो ब्रज भाषा का वर्चस्व रीतिकाल में, संपूर्ण रीतिकाल में रहा। और कुछ विद्वानों का मानना है कि रीतिकाल ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। इस काल में ब्रज भाषा का अधिक उपयोग हुआ और नायक नायिका के संयोग व वियोग वर्णन करने में ब्रज भाषा सर्वाधिक उपयुक्त समझी जा सकती है। और तत्कालीन परिस्थितियों में उर्दू भाषा सहज ही जनमानस के समझ में आती थी और श्रृंगार उत्पन्न करने के लिए ये भाषा अधिक उपयुक्त है। श्री कृष्ण के आकर्षक व सुंदर वर्णन ब्रज भाषा में करने की वजह से उन्होंने ब्रज भाषा को अधिक महत्व दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन साहित्यकारों ने ब्रज भाषा को अधिक महत्व दिया है और ब्रज भाषा का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। अगला जो पॉइंट है वो है नीति काव्य। रीतिकालीन कवि जब आश्रय से मुक्त हो जाते थे या आश्रय से उनको निकाल दिया जाता था, तो उस वक्त उनको निजी अनुभव जो होते थे, उन निजी अनुभवों को अपने दोहों में पिरोकर वह जनमानस के सामने प्रस्तुत करते थे और उनका निजी अनुभव नीति दोहों के रूप में या नीति काव्य के रूप में उभर कर सामने आया। बिहारी, रहीमदास, अन्य कवियों ने भी अपने अनुभवों को नीति काव्य के माध्यम से साझा किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में नीति काव्य की रचना भी हुई है। अगला है काव्य रूप। रीतिकाल में प्रमुख रूप से मुक्तक कविता को अधिक महत्व दिया। रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही। राजाओं की काम वासना उत्तेजित करने व उनको मानसिक शांति प्रदान करने के लिए जिस कविता का सहारा लिया जाता था उसको मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। और रीतिकाल में मुक्तक कविता की ही प्रधानता रही। अगला जो पॉइंट है वो है छंद। छंद योजना। रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में रीतिकालीन कवियों ने छंद योजना के अंतर्गत दोहा, चौपाई, द्रुत विलंबित, सवैया आदि छंदों में अपनी काव्य रचना की। और रीतिकाल के कवि लक्षण ग्रंथों की रचना में विभिन्न प्रकार के छंदों के लक्षण व उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार से केशव दास ने अपने कवि प्रिया व रसिक प्रिया में छंदों के उदाहरण व लक्षण दिए हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि रीतिकाल में कवियों ने छंद योजना को भी अधिक महत्व दिया है, क्योंकि ये काव्य शास्त्र के नियमों के अंतर्गत आते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है वीर रस का प्रवाह।
रीतिकाल में वीर रस का प्रवाह देखने को मिलता है। आदिकाल में जो वीर गाथाएं चली आ रही थी, वीर रस का जो प्रभाव था वो भक्ति काल के आते आते समाप्त हो गया। भक्ति काल में भक्ति को सर्वोपरि माना है। उस काल में वीर रस से संबंधित कम ही रचना मिलती है। उसके बाद में रीतिकाल में विभिन्न प्रकार के राजाओं के आश्रय में रहने की वजह से उनको उत्तेजित व युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए वीर रस की रचनाएं भी रची, जिनमें भूषण कवि का नाम हम ले सकते हैं। रीतिकाल के एकमात्र राष्ट्र कवि कहलाते हैं भूषण कवि, जिन्होंने शिवाजी व छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया और जनमानस में वीर रस का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में वीर रस का प्रवाह भी देखने को मिलता है। इस प्रकार ये रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं। धन्यवाद।